नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनरे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील रे लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का हमारा पहला विषय है समान भोग्य। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्व उपयुक्त जलवायु विषवक स्थितियां उपलब्ध है जिनमें न्यूनतम लागत से अरकंडी की अवधि किस्मों की खेती हो सकती है? वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती है? ये गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसका खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बीजों में निर्मित गोंद शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। कथन भी इसका सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन। भारत के पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, कारण पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो इसका कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। निम्नलिखित राज्यों में किस मत्स्य उत्पादन का सही अवक्रम अवरोही क्रम बताइए? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये गलत है, इससे अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियंस ने प्रस्तावित नामित किया था। ये कथन सही है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। ये कथन भी सही है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य। ये कथन भी सही है। असली तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। तो ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 72, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। ये कथन गलत है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रयुक्त क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये प्रश्न संख्या 75, इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर, सुपारी, मेवात, आम, कोरोमंडल, सोयाबीन। तो इसमें से जो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका कोई भी सही सुमेलित नहीं है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो ये है ज्वार। सूची 1, सूची 2। सूची 1 फसल, सूची 2 मौसम। सूरजमुखी सभी मौसमों में उगाया जा सकता है। खरबूजा एक फल है, ये जायद फल है, इसे गर्मी में उगाया जाता है। कपास कपास जो है ये खारिफ फसल है, इसे वर्षा में उगाया जाता है। अलसी अलसी का जो पौधा है ये रबी फसल है, जिसे सर्दी में उगाया जाता है। निम्नलिखित पद्धति में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसका कथन जो है तीनों ही सही है। डी हो जाएगा इसका आंसर।
सूची 1 फसल पौधरोपण, सूची 2 सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जूट जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वो होता है पश्चिम बंगाल में, चाय असम, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य, रबड़ के लिए केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फसल और राज्य। मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सोयाबीन के लिए जो राज्य जाना जाता है वह मध्य प्रदेश। भारत के विभिन्न क्षेत्र में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? तो ये अंगूर की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल, खरपतवार, गेहूं, फ्लेरिस माइनर, धान, बथुआ। तो ये बथुआ जो है ये गलत हो, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल, प्रजाति। सरसों, वरुणा, मटर, रचना, अलसी, नीलम, धान, राधे। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह धान, राधे। राधे जो प्रजाति है वह चना की प्रजाति है। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 3 वर्षीय। नाबी एमजी है गेहूं की एक किस्म। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन 2,4 डी द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म अगर हम जानना चाहें तो है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। पशुपालन से जुड़े कुछ प्रश्न। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, राजस्थान में भारत के भेड़ों को सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 और 2 सही हो जाएगा, कथन 3 और कथन 4 गलत है। भारत की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमनापारी। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हलीलकर राजस्थान की नहीं, कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है सहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति के संबंधित है? वर्गीज कुरियन। खनिज संसाधन के में शैल तंत्र से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। विंध्य शैलों में जिसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? दक्षिण पूर्व में। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक।
भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। बिहार। तथ्य: गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण: अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो इसका कथन जो है ये दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो उस तथ्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अत्यधिक खनिज है संगमरमर। धात्विक खनिज में लौह अयस्क से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? धारवाड़। भारत के निम्नलिखित भौमिक शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? धारवाड़ में। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? सिवान, झारिया, कुद्रेमुख, सिंगभूम। तो इनमें से सभी के सभी जो है वो है लौह क्षेत्र है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। सूची 1 खनिज, सूची 2 देश। चांदी मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूसी संघ, तांबा चिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो ये है बैलाडीला खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका कथन जो 1 और 3 सही हो जाएगा। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, वह चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क गुंटूर। ये गलत है। गुंटूर से हमें कोयला मिलता है। भारत में अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का। निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है? क्रोमाइट, मेलाकाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। जस्ता से जुड़े कुछ प्रश्न। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। चांदी से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो गुजरात राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। तांबा से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाजखंड, बालाघाट में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। मलाजखंड जिस खनिज उत्पादन से संबंधित है वह है तांबा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान। सूची 1, सूची 2। सूची 1 तांबा के क्षेत्र, सूची 2 राज्य। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटका, खम्मान आंध्र प्रदेश, खेतरी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणुवीय खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर डी। दक्षिण कर्नाटका में ताम्र निक्षेपों का पता 1999 में लगाया गया था और ये प्रश्न भी
आईएएस की परीक्षा प्रीलिम्स में 1999 में पूछी गई थी। खेतरी किसके प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। बॉक्साइट से जुड़े कुछ प्रश्न। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमीनियम का। भारत के दो शीर्ष स्थित बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, गुजरात एवं उड़ीसा। सूची 1, सूची 2। सूची 1 खनन क्षेत्र, सूची 2 खनिज संपदा। काला हांडी, बॉक्साइट, जवार, जस्ता व सीसा, कोलार, सोना, मौसामनी, तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? कोड़ागांव। टीन से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्न में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? टीन अयस्क। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। अत्यधिक खनिज अभ्रक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में कौन से एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मीका मेखला पाई जाती है? तो ये है हजारीबाग, गया और मुंगेर। ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं अभ्रक का वितरण। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। संगमरमर से जुड़े कुछ प्रश्न। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान। संगमरमर है पुनर्विकृत चूना पत्थर। ऊर्जा खनिज में कोयला से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत के रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी और डी 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? तो इसमें डी कर्णपुरा को सही नहीं दिखाया गया है। निम्नलिखित क्षेत्र तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षयों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है? तो ये गोंडवाना तंत्र है। निम्नलिखित शैल क्रम में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। निम्नलिखित में शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना समूह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयला का अभिलक्षण है? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। भारत के शैल समूह में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो कोकारी कोयला पर निर्भर रहेगा। कथन। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 2019 का था। इसका कोई भी कथन, कोई भी ऑप्शन जो कूट है यहाँ सही नहीं है, तो आयोग ने इस प्रश्न को खारिज कर दिया था। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, झारखंड तथा
छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। भारत में निम्न में से कौन सर्व प्रमुख कोयला उत्पादक है? उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उत्तर ए। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयले की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 18.48%। ये प्रश्न 2011 तक का था, इसलिए इसका कोई भी जो है कूट सही नहीं है। कोयले के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। भारत में कोयला 2008 और 9 में 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सूची 1 कोयला उत्पादक क्षेत्र, सूची 2 कोयला खदान। दामोदर घाटी, बराकर नदी, सोन घाटी। सोन घाटी जो मिलेगी हमें उमरिया में मिलेगी। गोदावरी घाटी, सिंगरौली, महानदी घाटी, तलचर। इसका उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 कोयला क्षेत्र, सूची 2 हमारी हो जाएगी अवस्थिति। तो जो हमें सिंगरैनी है ये गोदावरी घाटी में मिलेगी। जो हमारी तालचेर है ये महानदी घाटी में मिलेगी। बाकी हमें जो सोन घाटी है ये मिलेगी हमें करणपुरा में, और सिंगरौली के लिए हमें दामोदर घाटी जाना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं झारिया में। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झारिया, रानीगंज। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। झारिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में किसमें अवस्थित है? झारखंड। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो ये इसका जो कथन है ये सत्य है, परंतु जो कारण है वह गलत है। भारत में लिग्नाइट कोयलों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नवेली। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? तमिलनाडु राज्य। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो कथन कारण दोनों सही है, परंतु और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। सूची 1 कोयला क्षेत्र, सूची 2 उसके राज्य। तो हमें जो निगरोनी मिलेगा
ये मिलेगा सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, नवेली तमिलनाडु, करणपुरा झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत की यह नीति है कि वे अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देश से आयात करे। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उनमें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। कोयला संयंत्र मीथेन और शेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संयंत्र मीथेन कोयला संधियों के निष्क्रिय शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्क्रिय की जा सकती है। भारत में कोयला संयंत्र मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला या कोयला संचलन में बाधा, ढुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो इसका चारों ही कथन सही है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट कोल के प्रमुख भंडार नहीं है? झारखंड में। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी। सूची 1 कोयला क्षेत्र, सूची 2 राज्य। राजमहल झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कोयला क्षेत्र सुहागपुर मध्य प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, माकुम असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। सूची 1 झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा, सुहागपुर मध्य प्रदेश। का सही उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 कोयला क्षेत्र, सूची 2 भारत के राज्य। तो इसका कोई भी कूट सही नहीं है, हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे। आयोग ने भी इस प्रश्न को खारिज कर दिया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई असम में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम में। निम्न में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पानगुड़ी तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर। निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? हटिया। साथियों, इसी के साथ 6:30 बज चुके हैं। अब समय है आर्थिकी एवं सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का। पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन है अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में लोक निवेशकों का
संकेंद्रण। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत सारी भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? आठवीं योजना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो ये दी गई है आठवीं पंचवर्षीय योजना को। सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार के योजना आयोग ने आठवीं योजना के निम्न में से किस विकास दर को चुना है? 5.6। 11वां योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित है 4.0%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य है यह 8.5%। भारत के किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है? 11वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। निम्न अवधियों में कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि थी 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? सामाजिक क्षेत्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए जाएंगे? तो 8। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या है? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? PC महलनोबिस। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालक्रम में अवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो इसका सही क्रम हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महलनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजन प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई है, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो भी प्राप्त होना है। कारण: गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसका जो कथन है
और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन के सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है। इसका मुख्य कारण क्या है? का मुख्य कारण है पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति से अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य प्रदान करती रह सकती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 200 करोड़ कुल धनराशि कॉर्पस का जल विभाजक फंड स्थापित किया गया है। चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजनाएं हेतु 2/3 धनराशि दी जाती है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही है। निम्न में उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना गया। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 3, 1, 2। उत्तर हो जाएगा बी। मानव विकास मंत्रालय द्वारा किस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया? उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु क्या निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4.5 लाख से कम। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये प्रकाशन विभाग द्वारा होता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुरस्कार पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। मुद्रा एवं बैंकिंग से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक व सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। भारत में अंतिम उदारता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो इसका कथन केवल 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा सह परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्रों में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य बनाना है। उसका कथन केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। वित्त क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्तीय सचिव द्वारा की जाती है। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशो पद का क्या महत्व है? यह एक फर्म है जिसके बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह एक फर्म है जिसके बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसके ऋण समाशोधन
क्षमा उतनी ही खराब होगी। तो इसका कथन केवल 1 और 2 हो जाएगा। यदि आपके बैंक में जमा खाते डिमांड डिपॉजिट में 1 लाख रुपए की नकदी राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुद्रा की समग्र पूर्ति अपव्यक्त रहेगी जब तक आप उस 1 लाख रुपए का कुछ उपयोग नहीं करते हैं। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसके अनुकूलित करना, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केवल 2। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। शीर्षावादी द्रव्य कॉल मनी अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सही अल्पकालीन बॉन्ड है। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्न में भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व 100 बैंकों में शामिल है। तो इसका कथन हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये सन 2005 में लागू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्रों में अध्यक्षों का चयन कौन करता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था 2019 तक। उसके बाद इसको अब हटा दिया गया है। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संसाधनों द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्ति परिसंपत्ति या स्टेट्स का जो सह संघ उधारी कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम कम करने के निम्नलिखित में से किस कारकों का योगदान है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेश सत्य भारतीय द्वारा भेजे गए धन का। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। भारतीय रुपए में गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। एक प्रशकरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज और पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली मतदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी करे। ये कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो इसका कथन केवल 1 सही हो जाएगा। अभिकथन ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। इसका कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो भी कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कैशलेस लेन देन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किसी समिति का गठन किया गया था। वह है नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय
रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। तो ये मसाला बॉन्ड। भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? तो यह थी 5.6%। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपयोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय गरीबी रेखा पर निर्धारण की किसने किया है? प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। तो इसका कथन केवल एक और दो दोनों सही हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनएफएससी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? 23 फरवरी 2018। भारत में लघु वित्त बैंक एसएफबीआई को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति कराना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति कराना, युवा उद्यमी को विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित कराने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका तो कथन केवल एक और दो सही हो जाए। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने की से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसका कथन केवल एक सही हो जाएगा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 को। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। कभी कभी समाचार में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी जाती है। बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से की किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। इसका कथन केवल 2 और 3 हो जाए। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है भारतीय स्टेट बैंक, अग्रिम बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट। तो उपयुक्त में से M3 में शामिल व्यापक धन कौन सा है? तो तीनों ही कथन व्यापक धन M3 में शामिल है। बाद में निम्नलिखित में से किसके योग के सुलभ मुद्रा ब्रॉड मनी बनती है? तो इन चारों से ही जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों के सावधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये चारों ही मिलकर ब्रॉड मनी बनाते हैं। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों का विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सर्वाधिक सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा और करेंसी। तो इनकी तरलता के घटते हुए क्रम में जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास बचत जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा।
किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। भारत में मुद्रा गणक को परिभाषित किया जाता है वृहद मुद्रा, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे आरक्षित मुद्रा से तो हमें मुद्रा गणक मिल जाएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवाह की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निगम विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निगमन प्रणाली आधारित है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसका उत्तर हो जाएगा बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। यह सही लीगल टेंडर मनी को वर्णित करता है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। काली मुद्रा क्या है? ये अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? कर अपवचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? SDR। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुएं सेवाओं की कितनी मांग से निर्धारित होता है? संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। संबंधित देश की आर्थिक संविदा से निर्धारित होता है। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपये है? सेशेल्स। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भारत कहाँ की मुद्रा है? तुर्की, थाईलैंड, वियतनाम या ईरान? तो ये थाईलैंड की है। चीन की मुद्रा है युआन। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की। दिनार मुद्रा नहीं है USA की। सूची 1, सूची 2, रिंगिट, बाहत, रुपया, वॉन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो वॉन जो करेंसी है दक्षिण कोरिया की है। बाहत जो मुद्रा है ये थाईलैंड की है। रुपया इंडोनेशिया और रिंगिट मलेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1, सूची 2, मैक्सिको की जो करेंसी है वह है आपकी पेसो। ऑस्ट्रिया की करेंसी शिलिंग। जापान की करेंसी येन और सऊदी अरेबिया की करेंसी रियाल। निम्नलिखित में भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? GDP की विकास दर में वृद्धि करना। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतों द्वारा। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभी कथन, सरकार अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण
यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होते हैं, तो इसका दोनों ही कथन कारण सत्य है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? विस्तृतकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। तो जो इसका सही जो कथन है केवल 1, 2 और 4 ही सही है, बाकी जो बचे हमारे 3 और 5 ये गलत है। मुद्रास्फीति के कारण है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, विनिमय दर में सुधार होता है। उपयुक्त ए बी सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त ए बी। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के बीच प्लस या -2% के सैन्य स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया? तो ये भारत सरकार द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास की गतिहीन है। उसका जो कथन है केवल 2 वह सही है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ऋणी जो है वो सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है? देनदार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो यह केवल ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, बॉन्ड धारकों को मुद्रास्फीति से नुकसान होता है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। कथन: भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण: इन वर्षों में देश को सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।